मोहतरम सामीन नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज। इस सीरीज की 18वीं वीडियो है। जैसा कि आप इससे पहले देख चुके हैं कि डीएसएसबी के सिलेबस को सामने रखते हुए एनसीईआरटी के मवाद को आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो उस इससे पहले तारीख, दास्तान और नाविल निगारों से मुतल्लिक बात हो चुकी है। इसमें से एक है प्रेमचंद, उनके ये नाविल बेवा। यही एक नाविल है जिसको ज़्यादा वजाहत के साथ यानी ज़्यादा हिस्सा एनसीईआरटी 12वीं जमात के ख़याबान उर्दू में पेश है। इसीलिए इसको आपकी खिदमत में इस सीरीज़ में पेश की जा रही है। बाकी नावल जो है उनको एक अलग प्लेलिस्ट में ज़रूर कोशिश ये की जाएगी कि इसी तरह खुलासे के तौर पे पेश किया जाए। ये बेवाह प्रेमचंद का नावल है। इसे देखिए, और अगर इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देखने की कोशिश कीजिए। आपके इम्तहानात में, दिगर इम्तहानात में ये डीएसएसबी को सामने रख के किया जा रहा है, लेकिन ये जिस भी इम्तहान में होगा उसमें करामत साबित होगा। तो आइए देखते हैं। यह नावल बेवा मुंशी प्रेमचंद के नावल है। मुकम्मल कहानी का खुलासा यहाँ पेश किया जाएगा और उसकी किरदार निगारी को देखा जाएगा। इस नावल के बारे में, जो ये नावल बेवा है, उर्दू में बेवा के नाम से, लेकिन हिंदी में ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिए कि हिंदी में प्रतिज्ञा के नाम से 1927 में ये शाया हुआ। इसके बारे में मदन गोपाल का कहना है कि ये नई बोतल में पुरानी शराब है। इन जो मजमून और जो किरदार जो है, हम उनके दूसरा नावल जो है, पहला तो सारे माबूद, दूसरा नावल हम खुरमा वहाँ सवाब में है, उसी को इसमें इन्होंने पेश किया है। इसलिए इस मदन गोपाल इसे नई बोतल में पुरानी शराब कहते हैं। इस नावल का मरकजी किरदार ख्याल जो है, एक खामोश समाजी बगावत है, समाज से बगावत। जिस वक्त बेवा बेवाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो उस वक्त ये विधवा आश्रम रहे हैं अमृत राय। इसमें ये कहानी महज एक बेवा की नहीं, बल्कि सार मर्दाना आना, हसद और मुआशरती मुनाफत के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाज है। इसमें बेवा की इज्जत की बहाली की बात होती है। दूसरी तरफ अमृत राय के सच्चाई इज़हार और कुर्बानी को दिखाया जाता है। तो एक अहम चीज़ जो है, अच्छाई के साथ-साथ बुराई को भी पेश कर रहे हैं। कमला प्रसाद की जो मुआशरती मुनाफ़त है, उसको पेश किया जा रहा है। जो दीगर किरदार हैं, आमतौर पे एक इम्तिहान में किरदार से मुतालिक ही सवाल होते हैं। तो ये किरदार है पूर्णा। ये बेवा के हिसाब से यही अहम किरदार है, इसलिए कि यही बेवा है। और बेवा कैसे हो जाती है? पंडित बसंत कुमार के वफात के बाद, इनके नदी में डूब जाने से ने के बाद ये बेवा हो जाती है। ये मजलूम बेवा से खुद मुख्तार औरत कैसे बनती है, उसका किस्सा है। इसके अलावा अमृत राय और दाननाथ, ये दोनों दोस्त हैं। ये भी एक अहम किरदार है, शुरू से आखिर तक। शुरू भी इनसे ही होता है और आखिर में खात्मा भी इन्हीं पे है। इनकी दोस्ती बेमिसाल है, लासानी है, उसी को दिखाया गया है। हालांकि बीच में हसद की वजह से दूरी पैदा होती है और एक दूसरे के मुखालिफ भी हो जाते हैं। फिर लेकिन आखिर में इन दोनों दोस्त एक दूसरे के हो जाते हैं। ये अमृत राय उसूल परस्त वकील और इसार का पैकर है। दूसरी तरफ दाननाथ जो है, इतना उसूल परस्त नहीं, अमलियत पसंद है, लेकिन हसद का शिकार ये एक प्रोफेसर होता है। उसके अलावा पूर्णा जो है, ये प्रेमा की सहेली है और फिर प्रेमा की पूरे घर वालों का अहम किरदार है इसमें। लाला बद्री प्रसाद और देवकी इसके वालिदैन हैं। गुरूर और रिवायती सोच के नुमाइंदे हैं। इन जब ये अमृत राय इसके मुखालिफ होता है, तो हिंदू मजहब पे इसको ये लोग हमला समझते हैं। प्रेमा जबकि हसास, उसूल पसंद और कुर्बानी देने वाली खातून होती है, और इसका भाई कमला प्रसाद है और इसकी भाभी सुमित्रा है। ये शौहर कमला प्रसाद है। ये किरदार जो है, बदकार, परस्त और मुआशरती मुनाफत को उजागर करता है। इसमें हम आगे देखेंगे कि शुरू में जो है दाननाथ की प्रेमा से मोहब्बत होती है,
लेकिन अमृत राय की बीवी जो कि प्रेमा की बहन होती है, उसके इंतकाल के बाद घर वाले ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं और अमृत राय से उसके मंगनी करा देते हैं। बहुत दिनों तक इनकी आपसी मोहब्बत होती है। प्रेमा की वजह से दाननाथ की तरफ कोई ज़्यादा रुझान नहीं होता है, लेकिन अमृत राय की तरफ उसका रुझान होता है। लेकिन बाद में ये होता है कि अमृत राय कुँवारी से शादी करने के खिलाफ हो जाते हैं और अहद कर लेते हैं कि हम कुँवारी से शादी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उसके उनके दोस्त जो ज़्यादा मोहब्बत करते थे प्रेमा से, उनकी आपसे रिश्ता हो जाता है और शादी हो जाती है उनकी। तो ये कहानी है, आगे देखते हैं। इसका आगाज़ जो है काशी के आर्य मंदिर में एक तकरीर से है, पंडित अमरनाथ की तकरीर से। ये अमरनाथ किरदार में नहीं लाया, बस यही एक नाम आता है कि तकरीर हो रही है, बस उसके अलावा कहीं नहीं है। इनके तकरीर का जो मौज़ू है, वो ये है कि विवाहों से शादी से मुतालिक ये बात कर रहे होते हैं। इसमें इन्होंने ये जब कहते हैं कि कौन-कौन ऐसा है जो अपनी बीवी का दाग़-ए-मुफ़ारक़त बर्दाश्त किया है, तो अक्सर लोग हाथ उठाते हैं। ये जब तकरीर करते हैं, तो अमर अमृत राय जो है बहुत ही गौर से सुन रहे होते हैं, जबकि दाननाथ जो है, वो इसे कहते हैं कि ये रटी हुई तकरीर है, किस बात को सुन रहे हो? चलो चलते हैं, टेनिस खेलने चलते हैं। लेकिन ये इनकार हो जाता है और कहते हैं तुम्हें जाना है तो जाओ। फिर ये हवाला देता है कि आज प्रेमा भी खेलने आएगी, चलें। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि मेरी तरफ से माफ़ी कर लेना, जिसकी वज़ह से दाननाथ जो है फिर नहीं जाता है और अपने दोस्त के इंतज़ार में रह जाता है। उसके बाद जब तकरीर ख़त्म होती है आखिर में पूछने के बाद फिर कहते हैं कि कौन इस बात की हिमायत करता है कि रंडवे को सिर्फ़ एक कुँवारी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। तो अमृत राय अकेला अपना हाथ उठाता है, जिसको दाननाथ हालाँकि बाद में बुराई करता है, उसे कहता है कि ये क्या बेवकूफ़ी है, ये कौन-सी हरकत कर रहे हो? तुम्हारे ख़त-ओ-किताबत और मोहब्बत की अलग मिसाल है। तुम तो खुद प्रेमा से इतनी मोहब्बत करते हो और प्रेमा खुद भी करती है और तुम्हें अगर कुर्बानी देनी भी है तो दो, लेकिन प्रेमा को क्यों इसमें घसीट रहे हो? उसे क्यों कुर्बान कर रहे हो? लेकिन ये आमादा नहीं होता है और कहता है कि वो तो ज़िंदगी अपनी काट लेगी और वो समझदार है, मैं उसे जानता हूँ और वो मेरे इस बुलंद ख़्याली को समझेगी और मेरा एक दोस्त जो है, वो उससे मुझसे ज़्यादा उससे मोहब्बत करता है। तो इसी पे और उसका इशारा जो है दाननाथ है और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस मौके का फ़ायदा उठाएगा। हालाँकि दाननाथ कहता है कि अगर तुम अपने दोस्त को इतना कमीना समझते हो और अगर वो इससे फ़ायदा उठाता है तो वो दोस्त नहीं होगा। लेकिन बिल-आखिर ये इन्हें मजबूर करते हैं और शादी करनी ही पड़ती है। अब जैसे ये खबर पहुँचती है हर तरफ, एक बुरी खबर जो होती है तो हर तरफ बहुत तेज़ी से फैलती है। तो ये खबर वही इनके ये होती है इनकार अमृत राय वालिदैन तक पहुँचती है। बद्री प्रसाद और देवकी शदीद गुस्से में आ जाते हैं और इन्हें बहुत ही बुरा-भला कहते हैं। इस हिसाब से भी कि ये बिल्कुल मज़हब के खिलाफ है, मज़हब के खिलाफ और ये कि बीवी की बेटी के लिए एक अहम रिश्ता ख़त्म हो गया। बहुत दिनों से ये इंतज़ार चल रहा है और अमृत राय को अधर्म करार देते हैं कि ये धर्म के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। उसके वो मुकाबिल प्रेमा भी जब सुनती है तो एक मोहब्बत के ख़त्म होने का उसे दुःख होता है, रोती है और देर तक रोती रहती है, लेकिन फिर भी अमृत राय की हिमायत की बात करती है और कहती है कि मैं ताहयात कुँवारी रहूँगी। तो वही है कि दाननाथ भी जब अमृत राय से शादी होने की बात हो जाती है तो वो भी यही कहता है कि मैं ताहयात कुँवारा ही रहूँगा उस किसी के मोहब्बत पे, प्रेमा की मोहब्बत पे। दाननाथ की बीवी है, उसके इंतकाल के बाद जैसा कि शुरू में बताया कि उसके घरवाले से शादी रिश्ता तोड़ जोड़ देते हैं। ये प्रेमा इसी की सहेली रहती है, रोज़ाना आया करती है पूर्णा। पूर्णा के घरवाले उसके जो है उस माँ-बाप का इंतकाल हो जाता है, तो उसकी
माँ उसके मामू जो हैं वो उसके का ख्याल करते हैं और शादी करा देते हैं पंडित बसंत बसंत कुमार से। यहाँ पे अच्छा गुजर रहा होता है, एक गरीबी भी है लेकिन फिर उसके बावजूद भी पंडित बसंत कुमार अच्छी खासी मेहनत करता है और इस होली पे उसके लिए साड़ी वगैरह भी ला देता है, रेशमी साड़ी। और उसके बाद ये है कि ये उपटन इसे लगाती है और बसंत कुमार जो एक तैराक रहता है, तैरने नहाने के लिए गंगा में जाता है। तो हालांकि ये मना की रहती है कि ज्यादा तैरिएगा मत, किनारे से ही नहा के चले आइएगा, लेकिन उसे मौत खींच ले जाती है। बीच में ये देखता है कि कंवल है, तो वो ये सोचता है कि ये कंवल अगर लेके जाऊंगा तो मेरी बीवी बहुत खुश होगी। तो उसके चक्कर में वो उसे पकड़ने जाता है, इस तरह वो दूर होता चला जाता है और किनारे से काफी दूर हो जाता है और थक जाता है। इस तरह वो भंवर का शिकार हो जाता है और डूब जाता है। इसकी वजह से जो है पूर्णा की दुनिया उजड़ जाती है और अचानक वो बेसहारा हो जाती है। अब उसके करीब जो है उसके पड़ोसी बद्रीनाथ, वो एक नेक शख्सियत के हामिल होते हैं, तो वो सोचते हैं कि इसे इसका और कोई तो है नहीं, कहाँ जा सकती है। तो सबसे मशवरा लेने के बाद यानी प्रेमा से भी और कमला प्रसाद से भी, हालांकि देवकी तो अलग ही है तो उससे मशवरा लेने की बात नहीं है, तो वो कमला प्रसाद को भेजता है और कमला प्रसाद उसे मनाकर ले आता है और अपने घर में रिहाइश के लिए रखता है। कि तल्ख माशरती हकीकत में बदल जाता है आगे। अब घर पे जो है ये बद्री प्रसाद तो सोचता है कि मेरा बेटा अच्छा है और ऐसी कोई बात नहीं होगी, इसलिए लाला बद्री प्रसाद जो है पूर्णा को हमदर्दी के नाम पर अपने घर पे लाता है। हमदर्दी के नाम पर क्या, हमदर्दी के तौर पे। लेकिन यहाँ पे आते ही सब स्वागत तो करते हैं, लेकिन इसे खुद भी पूर्णा को अच्छा नहीं लगता है कि पहले जब आती थी तो सहेली के तौर पे आती थी, आज यारो मददगार बेसहारा यहाँ पे सहारा लेने आई हूँ। लेकिन सभी इस पे खैर मकदम करते हैं और जाती है। यहाँ पे ही आप जान जान लें कि सुमित्रा और कमला प्रसाद जो है इन दोनों की शादी कुछ खास नहीं चल रही होती है। इसलिए कमला प्रसाद एक बखील कंजूस इंसान होता है और सुमित्रा एक सखी इंसान होती है, सखी होती है, जिसकी वजह से आपस में इनके टकराव होते हैं और दूरियां होती जाती हैं। अब जब इसकी नजर पूर्णा पे पड़ती है, पहले भी देख रहा होता है लेकिन शादीशुदा और बसंत कुमार जो इसका दोस्त रहता है, तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन अब जब देखता है तो उस पे आशिक हो जाता है और एक अच्छा मौका देखकर इसे फंसाना चाहता है। सुमित्रा इसको भाप लेती है शुरू में ही, तो जो दिन में बहुत देर देर तक सोया करती है, अब इसको अपने पास ही रखती है हमेशा के लिए, सुबह से शाम तक पूर्णा के पास रहती है, खाना पीना हमेशा साथ रहता है ताकि कमला प्रसाद को इससे मिलने का मौका ना मिले। लेकिन ये कमला प्रसाद मौका निकाल ही लेता है। एक बार ये होता है कि ये कमला प्रसाद इनके लिए इस दो रेशमी साड़ी लेके आता है और दोनों जब घर में ही थे तो अचानक घुस जाता है। अचानक घुसने में पूर्णा घबरा जाती है और पर्दा करती है। ये कहता है कि लो सुमित्रा, ये तुम्हारे लिए साड़ी लेके आए हैं और एक पूर्णा को भी दे देना। ये सुनना था, सुमित्रा समझ गई और सुमित्रा ने कहा कि मेरे पास तो रेशमी साड़ी है, अगर पूर्णा को चाहिए तो मैं दे दूंगा, वैसे इसे अभी जरूरत है नहीं। पूर्णा भी इनकार करती है और उस वक्त यही समझती है कि अगर ले लूंगी तो सुमित्रा नाराज हो जाएगी। हालांकि कमला प्रसाद की नाराजगी की विषय ये है कि अगर वो नाराज होता है तो घर से निकाल देगा, मजबूर हूँ। लेकिन उसके बजाय ये सुमित्रा को खुश रखना ज्यादा बेहतर समझती है और सुमित्रा जो है बहुत बहस होती है उसे। फिर उसके बाद जब बहुत जिद करता है तो ये कहता है कि प्रेमा को दे दो, हमें तो जरूरत नहीं है, उसकी शादी होने वाली है तो उसे दे दो। लेकिन जब नहीं मानता है तो इसे वो बालकनी में फेंक देती है, बालकनी बरामदे में फेंकती है जिसमें झाड़ू दे रही होती है एक नौकरानी, तो उसकी वजह से कपड़ा जो कागज में था कागज फट जाता है और वो कपड़ा गंदा हो जाता है, फिर भी वो उसे लेकर और नाराज होकर चला जाता है। उस नाराजगी में फिर सुमित्रा से के घर में भी नहीं आता, वो फिर मर्दाने में रहने लगता है। एक दो दिन तक ये इंतजार करती रहती है सुमित्रा, तीसरे दिन ये जाती है उसे मनाने, लेकिन वो मानता नहीं है।
पूर्णा भी इस बात को पर ध्यान दे रही होती है, वो भी देखती है। जब देखती है कि सुमित्रा मनाने गई थी, वो नहीं आया, तो ये भी चाहती है कि जाके उसे मनाए और कहें कि क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं नहीं माने, क्यों नहीं जा रहे हो? अब इस बात पे वो बात जब ये जाती है, एक बार ही खटखटाती है, तो कमला प्रसाद दरवाजा खोलता है और इसे खींचकर अंदर कर लेता है, जिसकी वजह से पूर्णा जो है बहुत ही गुस्से में आ जाती है। लेकिन फिर उसके बहलावे में और उसकी बातों तो में के मुंह में ये फंस जाती है और आखिर में कि अभी तक मैं किसी औरत पे नजर नहीं रखा, तुम पहली हो जिसके पे, और वो अपनी विपदा सुनाकर खुद इसे रुझा लेता है और आखिर में ये कहता है कि ये साड़ी जो है तुम्हारे लिए ही लाया था, वो तो सुमित्रा नाराज ना हो जाए इसलिए उसके लिए भी एक लेता आया। अब तुम एक बार इसे पहन के दिखा दो। ये हालांकि कहती भी कि हाँ कैसे पहनूं, तो वो एक लाइब्रेरी अंदर ही बना रखा था, उसके अंदर चला जाता है, फिर भी ये पहनती नहीं है। हाँ, पल्लू करके दिखा देती है और आखिर में यही कहती है कि यही पहली बार और यही आखिरी बार है। अगर इसके बाद अगर आपने कुछ ऐसा किया तो उससे बुरा कोई ना होगा, और ये कह के वो चली आती है। अगले दिन फिर इसी तरह सुमित्रा के साथ ये रहती है, हालांकि सुमित्रा से झिपी झिपी सी रहती है कि कहीं इसे पता ना हो जाए रात वाला वाकया। फिर ऐसी कोई बात नहीं होती है। फिर दूसरे तीसरे दिन भी ये नहीं आता है, तो वो फिर एक रात जो है ये जाती है ताकि किसी तरह ये लोग मान जाए, उन्हें मनाने के लिए जाती है और कहती है कि बस इतना कह के वो आ जाएगी कि दरवा दरवाजे पर ही ये कह के आ जाएगी कि नहीं, कि वो बीमार है, उससे जाके मिल लो। लेकिन जब ये बात जाके वो कहती है, तब भी वही होता है। वो डरी-डरी सी रहती है, लेकिन वो अपनी बातों में इसे ला लेता है और पूरे तौर पे इज़हार मोहब्बत करता है और शादी करने की पेशकश करता है। तो ये उसे मना करती है, तो वो तलवार निकालता है, कहता है कि अगर तुम्हें थोड़ा-सा भी शक है तो मुझे मार डालो या मैं अपने आप को मार दूँगा। ये सुनते ही वो उस अपने आप को इसे रहम आ जाता है और ये उस बहलावे में आ जाती है। फिर वो किसी तरह वहाँ से चली आती है, भाग आती है और इस शिकारी से चिड़िया बिल्कुल शिकार होने से कब्र से भाग आती है। फिर अगले दिन सुमित्रा इस चीज़ को देख लेती है, तो ये इस बात का इज़हार कर देती है सुमित्रा कि वो तुम्हें बहुत फुसला रहा है, तो वो बदकार है, बदचलन है, तुम्हें बहला-फुसलाकर तुम्हें अपने कब्ज़े में लाना चाह रहा है और सिर्फ़ नफ़्स परस्ती की वजह से, अगर ऐसी बात है तो उससे कल यही कह दो कि मैं शादी करूँगी। अगर वो शादी कर लेता है, तो फिर तुम समझ लेना है कि हाँ, इसे मोहब्बत है, वरना ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है। अभी ये बात कर रहे होते हैं, कुछ यूँ ही। अभी ये बात कर रहे होते हैं, तभी तक कमला प्रसाद आता है और उसे कुछ और बात कहता है। ये कहानी अभी आगे आएगी, इससे पहले जो है, ये इधर अमृत राय जो है, अपनी सारी दौलत कुर्बान कर देता है और एक विधवा आश्रम खोलने की बात करता है। सारे दौलत जो है इसी इसमें कर देता है और लोगों से उसे तामीर करने की बातें करता है। निजी दौलत और जायदाद यतीमों और बेवाओं के लिए वक्फ कर देता है। लोग उसकी मुखालफत भी करते हैं कि विधवा के शादी की तरफ ये रुझान जाता है, लेकिन फिर ये चंदा करते हुए इसकी तामीर बेहतरीन करता है। ये महज एक इमारत नहीं बल्कि इस्तेसाल ज़दा औरतों के लिए एक महफूज पनाहगाह और खुद मुख्तारी का इदारा है। अब आगे अभी ये वाकया जो है पूर्णा का वहीं पे रहता है और यहाँ पे दाननाथ और प्रेमा की शादी हो जाती है। दाननाथ पहले से ही जानता है कि प्रेमा के दिल में अम अमृत के लिए जगह है। 1-2 बार वो कोशिश भी करता है, हालाँकि ये उसे दफ़ा करती है, फिर भी उसके दिल में एक शक रहता है जिसकी वजह से ये जो है दाननाथ हालाँकि आखिर में मान जाता है, फिर भी ये उसे शक रहता है कि ये उसके के दिल में है, तो इसकी वजह से इस हसद में ये अमृत के खिलाफ हो जाता है और खुद एक तकरीर बाज़ाब्ता तकरीर रखता है। हालाँकि कभी इसे तकरीर की कोई इतनी चसक नहीं थी, बल्कि ये तकरीर कभी करता नहीं था, लेकिन हुआ ये कि बहुत ही तैयारी करता, आईने के सामने तैयारी करता है और एक बाज़ाब्ता
जलसा रखा जाता है सनातन धर्म पर चोट के नाम से। उसके सदर जो रहते हैं बद्री बद्री प्रसाद है, जो इसका ससुर है। और उसमें जब ये तकरीर धुआंधार तकरीर होती है, उस तकरीर में प्रेमा भी चाहती है कि मैं भी जाऊं, लेकिन ये मना कर देता है। उसके पीछे अमृत रहता है, वो काफी मुतासिर होता है, बहुत अच्छी तकरीर है। वो बाद में उनसे मिलता है और ये लोग मुखालिफत एक तकरीर होती है जिसकी वजह से जो लोग पहले से ही अंदरूनी बैठे हुए थे और किसी लीडर के इंतजार में थे, वो बिल्कुल खुलकर सामने आ जाते हैं और अमृत राय के मुखालिफ हो जाते हैं। अमृत राय आकर प्राणनाथ से मिलता है और इसकी तारीफें करता है कि बहुत अच्छी तकरीर, ये सलाहियत कहाँ छुपा रखे थे। और आखिर में ये कहता है कि बस अफसोस ये है कि बस बुद्धवा आश्रम तैयार हो जाने देते, अभी चंदे का ये चल रहा है और ये कोशिश यही कर रहे हैं कि अब चंदा एक कौड़ी ना मिले। इसमें जब ये जलसा रखता है तो उसी दिन ये लोग मुखालिफत में जलसा रखते हैं और लोगों को अपने लोगों को इन इसके जलसे में भेजते हैं तो वो इसके खिलाफ बातें करते हैं और यहाँ तक कि सभी लोग इसके मुखालिफ हो जाते हैं और जो इनके हिमायती रहते हैं उनके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। अभी जैसे ही ये बात रहती प्रेमा को पता चलती है तो ये पहले अमृत राय को रोकने न जाते हैं, लेकिन वहां पे नहीं, अमृत प्रेमा और इस दाननाथ की माँ दोनों जाती हैं उसे रोकने, लेकिन वो अपने घर से निकल जाता है, जलसे में पहुंच गया होता है। तो प्रेमा जाती है और स्टेज पे खड़ी होती है। जैसे स्टेज पे खड़ी होती है सभी लोग उसके तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं और फिर ये बहुत ही पुरजोश तकरीर करती है कि कोई औरतों की मुहाफजत के लिए खड़ा हुआ है, तुम उसी को गिरा रहे हो। अब इसकी बात सुनकर लोग वो लोग भी जो मुखालफत में आए थे वो भी काफी चंदा देकर जाते हैं। इधर जैसा कि मैं आपको पूर्णा का वाक्य सुना रहा था कि वो बता रही होती है सुमित्रा। अब कमला प्रसाद आता है और ये बहाना लेकर कि तुम्हें प्रेमा अपने घर बुलाई है, मैं भी जा रहा हूँ मिलने, अगर चलना है तो चलो। कमला प्रसाद कहता है, लेकिन पूर्णा कहती मैं खुद ही चली जाऊंगी। बहुत जिद करने के बाद जब ये बात होती है कि मैं जा ही रही हूँ, तो सुमित्रा भी कहती है जाने में कोई मुजायका नहीं और इसे भी ये समझ में आता है कि यहाँ से चली जाएगी और प्रेमा के पास रहेगी तो अच्छी बात है, दूरी से बेहतरी ही होगी। लेकिन जब ये टांगे पे बैठ के जाते हैं, कुछ रास्ता तो जाना पहचाना रहता है, फिर अनजान रास्ता तो ये कहती भी है कि ये कहाँ जा रहे हो, मुझे हटाओ, उतार दो। फिर बिल आखिर किसी तरह वो इसे चाहता है कि क्यों डरते हैं, एक दो घंटे के लिए यहाँ टहलेंगे फिर चलेंगे प्रेमा के यहाँ। जब वहां जाता है तो इसे जबरदस्ती करना चाहता है और वहां पे प्रेम पूर्णा को पूरा यकीन हो जाता है कि ये नफ्स परस्ती के लिए ही लाया है। तब एक कुर्सी उठाती है और कमला प्रसाद को मारती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और ये निकल आती है, निकल कर एक पुलिये के नीचे छुप जाती है। जिसके बाद जो उसके नौकर रहते हैं वो बद्री को बुलाते हैं और बद्री प्रसाद आता है, फिर उसके इलाज वगैरह होती है और बद्री प्रसाद बहुत ही बुरा भला सुनाता है कमला प्रसाद को। इधर पूर्णा जो है पुलिये के नीचे छुपी रहती है और रात में निकलती है। रात में निकलती है तो एक बूढ़े शख्स से मुलाकात होती है, उसे कहती है कि गंगा किधर? तो गंगा काफी दूर था, 2 कोस की दूरी पे। तो ये कहता है क्यों, क्या इरादा है, क्या चाहते हो, वहां कहाँ जाना है? लेकिन आखिर में बूढ़े को समझ में आ जाता है कि ये गंगा जाने का मतलब ये है कि खुदकुशी करनी चाहती है। और तो ये अपनी बताती है कि ये वाकया है, मेरा कोई जानने वाला नहीं है, मैं वहीं पे जाके करीब में ही रहूंगी। तो ये बूढ़ा जो है कहता है इधर उधर जाने की क्या जरूरत है तुम्हें, चले जाओ अमृत राय के बुधवा आश्रम में, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। फिर ये इसे लेकर उसे छोड़ देता है। हालांकि ये कहती है कि मैं उनके सामने नहीं आना चाहती हूँ, इसलिए कब ये बात फैलेगी तो बुरा इसे लगेगा और उनके ध्यान में भी। तो ये कहती है कि वहां बात करने की जरूरत नहीं है। हालांकि फिर पूर्णा के बारे में उसे अमृत राय को पहले से ही पता होता है। फिर जब यहाँ पे जब ये बात फैलती है और यही लोग थे जो अमृत राय के मुखालिफ थे, तो अब लोग कहते हैं कि अच्छा ये बात थी, ये इसके चक्कर में, इसके ही आड़ में ये लोग कुछ और करना चाह रहे थे। और पहले तो कमला प्रसाद से लोग नाराज होते हैं और दाननाथ चाहता है कि अपनी बेताल्लुकी को जाहिर कर दे, लेकिन
अपनी बीवी प्रेमा के लिए प्रेमा उसे कह देती है खामोश होने के लिए, तो उस वो खामोश रह जाता है, जिसकी वजह से प्रेमा के दिल में इसकी मोहब्बत और बढ़ जाती है। अब प्रेमा के लिए खामोश सोता है। हालांकि लोग जो है कहते हैं असल तो कमला प्रसाद नहीं था, असल दाननाथ था। तो दाननाथ पे ही सारा जुर्म आ जाता है। अब ये दाननाथ परेशान तो रहता है, अपनी कॉलेज जाना भी छोड़ देता है, वहां से भी छुट्टी, इसलिए कि बच्चे भी ये ताना देने लगते हैं, तो स्कूल वहां से भी छुट्टी ले लेता है। फिर उसी दौरान अमृत जो है इसके लिए इसके दिफा में एक मजमून लिखता है, बेहतरीन मजमून, जिससे लोगों के दिल में ये आ जाता है कि नहीं, दाननाथ कोई खराब आदमी नहीं है। जब ये मजमून इनके पास आता है तो प्रेमा और दाननाथ और ज्यादा मुतासिर होते हैं, और अब इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। इन्हें क्या, दाननाथ को गलती का एहसास होता है, और वो रोते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ। और हालांकि प्रेमा मना करती है कि नहीं जाओगे तो ऐसा लगेगा कि बस मक्खन लगाने आ गए इतने दिनों तक। कहता है कोई बात नहीं, अब जैसा समझे, दोस्त है, जैसा समझे तुम बाद में जाना, मैं आज ही जा रहा हूँ। जब वो जाता है फिर मुलाकात होती है। पहले ही जो वो शख्स है वो उसे ले जाता है, अमृत खुद बाहर आता है और माफी तलाफी होती है। माफी तलाफी का क्या है ये जिक्र करता है, लेकिन उसे मना कर देता है अमृत, कि ये बात करने की जरूरत नहीं, वो पुरानी बातें थी, वो हो गई, जो होनी थी वो हो गई। अब हम अगला देखते हैं। फिर वो कहता है कि आओ तुम्हें आश्रम घुमाते हैं, और खाना वगैरह खा के यहाँ से जाना, तो रात में टहल वहल के गंगा किनारे टहल के जाना। हालांकि ये कहता भी है कि ऐसा तो फिर प्रेमा को बहुत ही ये होगा कि इतनी देर से जाऊंगा तो, लेकिन फिर भी ये मान जाता है और विधवा आश्रम में टहलता है, सारी चीजें देखता है, नज्म नस्क को देखकर। हाँ, अमृत राय कहता है कि जहां भी तुम्हें कमी लगे तो मुझे बताना, ताकि मैं उसे और बेहतर कर सकूं। ये पूरा टहलता है, वहीं पे फिर पूर्णा से मुलाकात होती है। पूर्णा को एक बागीचे की जिम्मेदारी दी गई है, उसमें अलग अलग जिम्मेदारी है, कोई कुछ बना रहा है, कोई बागीचे का, तो कोई मिठाइयाँ बना रहा है और उसे बेचा जा रहा है। पूरे इसके तहत निज़ाम निज़ाम को देखकर वो काफ़ी खुश होता है। टहलने-टहलने में काफ़ी देर हो जाती है। पूर्णा एक मंदिर भी बनाई रहती है, एक दरख्त, पीपल के दरख्त के नीचे, वो भी सब देखकर। हालाँकि ये लोग तो एथिस्ट हैं, लेकिन वहाँ पे ये अक़ीदत से सर झुका लेते हैं। और उसके बाद ये दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर ये गंगा की तरफ चल देते हैं। वहाँ पे ये कश्ती में बैठकर ये दान आपस में बात करते हैं। उम, दाननाथ कहता है इसे कि अब तो तुम्हारे सारे हो गए, अब तुम जैसा कि अहद किए थे कि मैं प्रेमा से शादी कर लूंगी, तो तुम भी कर लूंगा तो तुम भी शादी कर लोगे, तो अब शादी कर लो। तो अमृत राय मुस्कुरा के जवाब देता है, मैंने मैंने कर ली है। क्या तुमने कहाँ कर ली, किससे कर ली? बहुत खूबसूरत है, ये है, कहीं कोई अप्सरा मिल गई उससे कर ली तुमने? कहाँ की? आसमान पे है तो दिखाओ। कह रहे अभी तो तुम्हें दिखाया, उसी वक्त से दिखाते आ रहा हूँ और अभी भी देख रहे हो, तुम्हारी नजरों के सामने है। फिर उसे के इशारे से वो समझ जाता है कि कि वो विधवा आश्रम ही है। फिर वो अचानक उसे हैरत होती है और वो कहता है कि पहले मुझे अगर पता होता कि तुम अहद को इस तरह पूरा करोगे तो मैं कभी भी प्रेमा से शादी नहीं करता, फिर देखता कि तुम क्या करते हो। और तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। ये बात आती है। हालांकि ये भी कहता है पूर्णा से शादी के नहीं, तो फिर ये बात आती है बुधवा आश्रम से। इस पूरी कहानी में जो किरदार है वो आपको याद रखना है, उनके आपसी रिश्ते याद रख सकते हैं। ये विधवा आश्रम, ये इस्लाह मुआशरा, सच्चा ईसार और बेवा की हालत से मुताल्लिक है। रूमानी मोहब्बत से आगे बढ़कर इंसानियत की बेलौस खिदमत करना जो अमृत राय कर रहा है, और इधर रिवायती खैरात से निकलकर एक मुनज़्ज़म इदारे की तरफ का ये सफ़र है, और बेसहारा औरतों का इस्तेसाल, जैसा कि कमला प्रसाद या दूसरे करते हैं, उनके लिए बेहतरीन ठिकाना हो जाता है। अब प्रेमचंद की कलम के लाजवाब ताकत
बेवा महज एक कहानी नहीं बल्कि 20वीं सदी के हिंदुस्तानी मुआशरे का आईना है। ने साबित किया कि सच्ची सलाह जुबानी दावों से नहीं बल्कि अमली इसार से मुमकिन है। जैसा कि आप जानते हैं ये एसएसबी के लिए है, लेकिन ये जरूरी नहीं किसी के लिए जिसमें भी ये सवालात पूछे जाते हैं, जिसमें भी बेवा आ सकता है, उसे देखने में मुफीद ही होगा। जो किरदार थे एक बार फिर देख लीजिए। पूर्णा बेसहारा बेवा, और इधर अमृत राय जो है ये आइडियल वकील। ये किरदार है प्रेमा के वालिदैन लाला बद्री प्रसाद और देवकी, करीबी दोस्त दाननाथ और इसकी मोहब्बत अमृत से, इसकी प्रेमा की मोहब्बत, हालांकि उसके फिर शादी होती है दाननाथ से। इधर पूर्णा के शौहर पंडित बसंत कुमार, और प्रेमा के भाई और बसंत के दोस्त और मुनाफिक और शिकारी पूर्णा का कमला प्रसाद, और इसकी बीवी जो है सुमित्रा रहती है। यही किरदार है, इन्हें ही आपको याद रखना है। अब आगे जो यही है किरदारों के नाम और उनके आपसी रिश्ते को याद रखना है। नावल की तरह प्रतिज्ञा याद रखिए, और भी जो है उसे देखते रहिए। और अब इसके बाद जो हम जिलानी बानो और इस्मत चुगताई को देखेंगे। अल्लाह हाफिज।